इस पॉइंट को एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि बालक के विकास में उसके परिवार, पड़ोस, खेल और स्कूल के मैदान, इन सभी के वातावरण के महत्व को समझकर शिक्षक न केवल उसके विकास में योगदान दे सकता है, बल्कि विकास की समस्याओं को सुलझा भी सकता है। ठीक है? यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है इस चीज में। अगर टीचर को पर्यावरण के महत्व की जानकारी होती है, तो वो समझता है कि किसी स्टूडेंट में किसी खास तरह की अगर समस्या उत्पन्न हो गई है, तो निश्चित तौर पर वो उसके एनवायरनमेंट से ही आया है। हो सकता है अपने दोस्तों से वो समस्या लेकर के वो आ रहा हो। ठीक है? हो सकता है खेल के मैदान में ये समस्या क्रिएट हुई हो सकता है क्लासरूम में हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका जो परिवार है या उसके समाज समाज का जो वातावरण है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इतने में से ही कोई फैक्ट होगा। तो टीचर का ध्यान तब इस ओर जाएगा ना कि यहाँ से ये प्रॉब्लम लेकर के आया है, जब वो वातावरण के महत्व को समझेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों में स्लेजिंग की समस्या पाई जाती है, गालियाँ दे देते हैं, ठीक है? अब स्कूल में उसका ऐसा बिहेवियर आ गया, और स्कूल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर अलग-अलग बैकग्राउंड के ढेर सारे बच्चे आए हुए रहते हैं। एक बच्चा भी अगर वहाँ पर ऐसी कोई हरकत करता है या ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करता है, तो बाकी सारे बच्चे मोस्ट प्रोबेबली उस चीज़ को सीखेंगे। जो नहीं जान रहे थे, वो भी अब उसके बारे में जानने लगेंगे। एक नेगेटिव तरह का ट्रीट वहाँ डेवलप हो जाएगा। तो टीचर इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या सोच सकता है? सिंपल सी बात है कि किसी से सुना होगा तब इसने ऐसा यूज़ किया। ठीक है? अब वहाँ पर वो इसमें इस प्रॉब्लम को रोकने में तो कंट्रीब्यूशन दे ही सकता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इस तरह की और भी जो बहुत सारी समस्याएँ हैं, उसको रोकने के लिए अलग-अलग तरह से स्ट्रैटेजी भी बनाता है। जैसे पेरेंट्स को बुला कर के उनकी काउंसलिंग करना, ठीक है? पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना कि अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। इसके साथ-साथ बच्चे की काउंसलिंग करना कि कौन-सा बिहेवियर स्कूल में एक्सेप्टेड है और कौन-सा एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये एक टीचर तभी कर पाएगा जब उसे इन सारे फैक्ट्स की जानकारी होगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि शिक्षक को विद्यार्थियों में समायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। सुलझाने में सहायता मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या किसी खास तरह के खेल में, किसी खास तरह की एक्टिविटीज़ में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उसको समस्या आ रही है। तो कैसे आप उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आपको जानकारी रहती है इस बात की कि किन कारणों से समायोजन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिसको हम लोग कुसमायोजन भी कहते हैं। तो कुसमायोजन क्यों हो रहा है? इस बात की जानकारी जब आपको होगी, तभी आप उसके लिए कुछ कर पाएँगे। प्रॉब्लम की जानकारी नहीं है, तो हम सॉल्यूशन कहाँ से ला सकते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, उसी में से एक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको। मोटिवेशन वाला तो मामला रहता ही है, किसी को मोटिवेट करना, उत्साहित करना,
जगह तक पहुँचाने के लिए मेहनत करना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन इसके साथ-साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण काम किया जाता है, वो है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, वो एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, बाय पर्सनैलिटी वो अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी हैं, इस चीज़ को जानने की कोशिश की जाती है। जो बहिर्मुखी स्वभाव वाले लोग होते हैं, जनरली कोशिश की जाती है कि उन्हीं लोगों की एक पूरी टीम बने। टीम वाले इवेंट में उन लोगों को रखा जाता है। और इंट्रोवर्ट वाला जो पर्सनैलिटी वाला स्पोर्ट्समैन है, उसको जनरली सिंगल इवेंट में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को एक साथ आप डाल देंगे, तो वहाँ पर इंट्रोवर्ट वाला जनरली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आपको लगने लगेगा कि टीम का माहौल खराब क्यों हो रहा है? एक जेन्युइन रीज़न है ना, ये एक चिंता किसी भी साइकोलॉजी काउंसलर के पास आती है। तो वहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। आप भी जब कोई ऐसा टीम बनाएँ, किसी भी मामले में, स्कूलों में या प्लस 2 के लेवल पर अगर आप बनाते हैं कोई भी टीम, तो इस चीज़ का खास ख्याल आप रखें कि टीम बनाते समय ऐसे लोगों के समूह का चयन किया जाना चाहिए, जो आपस में एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल ढंग से रह सकते हों, कोऑपरेट कर सकते हों। तो उस क्या होगा कि समायोजन की समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस काम को करेगा कौन? इस बात को समझेगा कौन? जिसको इसकी जानकारी होगी। यही वजह है कि एक टीचर को इसके बारे में पढ़ना होता है। अब मान लेते हैं कि आप स्कूल में कुछ करा रहे हैं, कोई एकेडमिक एक्टिविटी ही करा रहे हैं। वहाँ पर टीम बनाते समय आपने इसको ध्यान में नहीं रखा और आपको तो लग रहा था कि ये टीम तो ज़रूर बहुत अच्छा करेगा, हमने एक से बढ़कर एक शार्प ब्रेन वालों का एक ग्रुप बना दिया है। नतीजा आता है 0। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर के लिए आवश्यक है, इसके बारे में हम जानकारी ले रखें और इसका उपयोग करें। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि बालकों के चारित्रिक विकास बालकों के चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए भी विकास पर पर्यावरण के प्रभाव को जानना ज़रूरी है। विकास पर पर्यावरण के प्रभाव को जानना ज़रूरी है। देखिए, जब हम चारित्रिक विकास कहते हैं, ठीक है? और व्यक्तित्व का विकास कहते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, ये सब काफ़ी बड़े महत्व के शब्द हैं। चारित्रिक विकास में अगर आप ही से कहूँ, तो सिंपल सा बात आप कहेंगे कि चरित्र का विकास, तो चरित्र क्या है? कैरेक्टर क्या है? ये प्रश्न उठता है ना? आप में से कोई बताएँगे, कैरेक्टर क्या है? चरित्र किसे कहते हैं? सर किसी का अच्छा गुण होता है, किसी का बुरा गुण होता है, यानी कि व्यवहार का कहा जाए उसको, चाहे बिहेवियर भी किसी का खराब होता है, किसी का अच्छा होता है, यही बचाव चरित्र की है। भाषा में या तो। चलिए ठीक है, और कोई? जीवन और में कोई अच्छे बताना व्यवहार चाहेगा? को ला हाँ, बोलिए। जीवन में अच्छे व्यवहार को लाना। जीवन में अच्छे व्यवहार को लाना। ठीक है, और कोई? सर हम लोग दूसरे के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सब बात है। जैसे अगर हम लोग किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो कहते हैं ना ये बहुत अच्छे कैरेक्टर का है।
और अगर किसी के साथ हम लोग अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, तो कहते हैं ना सर, या फिर उस टाइप का कि जो सोसाइटी से अलग हो, सोसाइटी का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, सबसे मिलकर चलता है, सबके साथ समायोजित होता है। ठीक है, इतने तरीके से आपने चरित्र को समझा है, तो जब मैं चारित्रिक विकास कहूँगा, तो आप जिस-जिस मीनिंग को जान रहे हैं, आप समझेंगे कि उसी गुण में विकास होना। कामेश का अलग आंसर होगा, अनीता का अलग आंसर होगा, शिल्पी का अलग आंसर होगा, है ना? हम जिस चीज़ को जान रहे हैं, हम उसी के अर्थ में उसके परिभाषा को या उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। कामेश कुछ और जान रहे हैं चरित्र का मतलब, अनीता कुछ और जान रही है, शिल्पी कुछ और जान रही है। मिलता-जुलता है मैं मानता हूँ, लेकिन सबका मीनिंग अलग-अलग है, तो आप सभी लोग ग्रहण भी अलग-अलग तरीके से ही करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, दिख रही है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ चारित्रिक विकास का मतलब क्या है? जैसे हम लोग चरित्र की बात जब करते हैं, तो हम जैसे किसी लिटरेचर को ही उठा लीजिए, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। अब वहाँ पर आपने जो परिभाषा दिया है, क्या उसके हिसाब से सही यूज़ कर रहे हैं? समझिए, तो चरित्र शब्द को पहले समझना होगा। चरित्र का मतलब होता है एक पात्र के रूप में, ठीक है? एक रोल प्ले करने वाले के रूप में आपकी जो भूमिका है और उस भूमिका का निर्वहन आप किस हद तक कर पा रहे हैं, किस तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है? इस मायने में ही चरित्र को यहाँ पर समझा जा सकता है। बाकी अलग-अलग रेफरेंस में ये चीज़ यूज़ होता रहता है, अलग मुद्दा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कठिन समय को देख कर के घबरा जाता है, ठीक है? दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति है वो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो संघर्ष का समय देख कर के और उत्साहित होता है और दुगने उत्साह के साथ उसमें कूद पड़ता है। वो ये तय करके जाता है कि या तो समस्या रहेगी या फिर मैं रहूँगा, आर या पार। तो वो साहसी चरित्र वाला व्यक्ति है। तो चरित्र का मतलब है कि आपकी वह अपनी योग्यता, जो आपकी भूमिका के हिसाब से आपसे रोल प्ले करवा रही है, या आपका वो गुण जो प्रदर्शित हो रहा है आपकी भूमिका के हिसाब से। भूमिका किसके रेफरेंस में? समाज के रेफरेंस में। सोसाइटी ने आपके लिए कुछ रोल्स तय कर दिए हैं, उस रोल को आपको निभाना होता है, उसी रोल में आपके कैरेक्टर की पहचान होती है। एक टीचर क्या करता है? आपसे लगातार अभ्यास करवाता है, किसी भी चीज में अभ्यास करवाता है। अभी लेसन प्लान ही बनाएंगे आप लोग सेकेंड ईयर में, तो 80 लेसन प्लान से ज्यादा, आई थिंक 120 बनाना पड़ेगा। यस, 120 लेसन प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे। कम से कम इतना क्लास तो लेना ही पड़ेगा। अगर हर रोज 2 क्लास हुए तो 240 क्लासेस आपको लेने पड़ेंगे। हर चीज में आप प्रैक्टिस करें ना। बचपन में आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, उस समय आप अल्फाबेट की प्रैक्टिस करते थे, आप नंबर्स की प्रैक्टिस करते थे। हर जगह आपसे वो प्रैक्टिस करवाता है। आगे चल करके पता है क्या होता है इस प्रैक्टिस का नतीजा? कि जब भी कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आती है, तो हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं, उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उस समस्या से पार कैसे पाया जाए। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसको प्रैक्टिस का नाम दिया गया है। उन प्रोफेशंस में ये आपके साथ काम करता है, आपको बहुत हेल्प पहुंचाता है। ठीक है, टीचर आपसे क्या कहता है? करके देखो, ट्राई तो करो। ऐसे ही शब्द बार-बार यूज किए जाते हैं ना टीचर्स के द्वारा। तो वो आपके कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा चाह रहा है कि आपका विकास सही मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो,
और आपका चरित्र हमेशा स्ट्रांग बना रहे, कभी भी दुर्बल ना हो। आप कठिनाइयों से भागे नहीं, आप अभ्यास से कभी जी ना चुराए, मेहनती बने। ठीक है, ये सारे गुण चारित्रिक विकास के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी रेफरेंस में आप समझिए इसको। और रहा व्यक्तित्व का संतुलित विकास, तो व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष होते हैं। व्यक्तित्व को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर व्यक्तित्व के सारे पक्ष के बारे में डिटेल में विस्तार से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वहां देखेंगे इस चीज को। फिलहाल आप इतना समझिए कि एक व्यक्ति का जो कुछ भी है अपना, वही उसका व्यक्तित्व है, चाहे वो मूर्त पक्ष में हो या अमूर्त पक्ष में हो। ठीक है, स्वामी में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, वो बन गया स्वामित्व। व्यक्ति में हमने जोड़ दिया व्यक्तित्व। स्वामित्व का मतलब क्या, कि उसके अधिकार में है। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या, उस व्यक्ति का जो कुछ भी है, यही हुआ व्यक्तित्व। आप कैसे दिखते हैं, कैसे किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कैसे अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, ये सभी चीजें आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा है, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक टीचर आपके इन सभी पक्षों में संतुलित विकास का प्रयास करता है। कोई भी पक्ष ऐसा ना हो जो पीछे छूट जाए, और कोई भी पक्ष ऐसा ना हो कि वो इतना ज्यादा डेवलप हो जाए कि बाकी सारी चीजें अंडर शेडो हो जाए। हर पक्ष में वो विकास करना चाहता है, अमूर्त से लेकर के मूर्त में। और इसका लास्ट पॉइंट है कि आधुनिक विद्यालयों में विद्यार्थी के विकास के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की ओर ध्यान दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यताओं का परीक्षण करके उनको सदैव सर्वोत्तम विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण दिया जाता है। अनुकूल पर्यावरण दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है जिस टॉपिक को हम लोग देख रहे थे। सर इफ फर्स्ट लाइन एक बार और बोल दीजिए ना, आवाज कट रहा था। ठीक है, मैं रिपीट कर फर्स्ट देता हूं। लाइन, बस फर्स्ट लाइन। आधुनिक विद्यालयों में विद्यार्थी के विकास के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की ओर ध्यान दिया जाता है। बस सर हो गया। ओके, ये पूरा लाइन अपने आप में कंप्लीट है। इसी को समझाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। अभी जो भी अच्छे स्कूल वगैरह हैं वहां पर आप देखेंगे, स्पेशली सीबीएसई के कुछ नॉर्म्स भी हैं जिसके आधार पर ये फॉलो किया जाता है। वहां पर ये डेटा आपको मिल भी जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, सभी स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है। अलग अलग तरह के ढेर सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। उस टेस्ट के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसी से तय होता है कि अब इनको किस तरीके से आगे ले जाना है, किस तरीके की ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करनी है।
जैसे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वाला प्रैक्टिकल है जो बीएड में स्टूडेंट से करवाया जाता है, वो आपसे करवाया जाएगा। उस टेस्ट की खासियत यही है कि आपको पता चलेगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स को हम अंतर्मुखी मानेंगे, किस तरह के स्टूडेंट्स को बहिर्मुखी मानेंगे। आपको ये चीज पता चला, क्रिएटिविटी का भी टेस्ट है, मेंटल हेल्थ बैटरी है, तरह तरह की इन्वेंटरीज है, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन सभी चीजों को प्रयोग में लाया जाता है और आप लोगों को अपने ट्रेनिंग के दौरान इसको कैसे यूज करना है ये सीखना होता है, ताकि जब आप स्कूलों में जाए तो स्टूडेंट्स के बारे में इन टेस्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इसके साथ साथ आप अपने सहकर्मियों से बात करके स्टूडेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज है अवलोकन के द्वारा, उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रख करके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के आधार पर जब सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि इस स्टूडेंट को कैसे डील करना है। जैसे मान लेते हैं कि कामेश सिर्फ मेरे ही क्लास में कम नंबर लाते हैं, मेरे ही सब्जेक्ट में कम नंबर ला पाते हैं या इनका परफॉर्मेंस वीक है। बाकी टीचर्स के क्लासेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वहाँ मार्क्स भी अच्छा लाते हैं, अटेंटिव भी रहते हैं और वहाँ की बातें भी इनको समझ में आती है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि ये वीक स्टूडेंट तो नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि बाकी सारे टीचर्स की बात इसको समझ में आ रही है। तो या तो मुझे मेथड को बदलने की आवश्यकता है या फिर कुछ नए टेक्नोलॉजी यूज करने का समय आ चुका है, तब वो मेरे क्लास को भी वैसे ही समझ पाएंगे। तो हम किसी स्टूडेंट का कुछ चीजों को देख करके केवल कैसे कह सकते हैं कि वो कमजोर है या बहुत अच्छा है? हमें उसके बारे में पूरी सूचना एकत्र करनी होगी और ये चीज तभी हो पाएगा जब सभी प्रकार के टेक्निक्स को यूज किए जाएंगे स्टूडेंट्स को समझने। तो उसकी योग्यता के बारे में हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक, हर लिहाज से परखा हुआ, ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी, टेस्ट के द्वारा भी और साथ ही साथ बाकी जो टीचर्स हैं उनके फीडबैक के द्वारा भी। तो उस स्टूडेंट्स की जानकारी हमारे पास होगी। अब हम लोग एक ये चीज भी देख सकते, एक चीज डिस्कस कर सकते हैं वहां पर कि अगर वो सिर्फ मैथ्स में कमजोर है या फिर इंग्लिश में कमजोर है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या टीचर की स्ट्रेटजी वहां पे मात खा रही है या फिर वो स्टूडेंट्स उसको पकड़ नहीं पा रहा है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे क्लास में बाकी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर ले रहे हैं या मोर देन 50% स्टूडेंट समझ जा रहे हैं उस बात को, सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं समझ रहा है। ठीक है, 50% पूरा समझ जा रहा है, एक स्टूडेंट है जो नहीं समझ रहा है और बाकी के स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है लेकिन बाद में वो भी समझ जाते हैं। ये 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे बन गई। तो इसका मतलब है कि मेरे टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% तो समझ जा रहा है, बाकी जो 49% है, 49% में तो वो थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट अगर है और 30 के क्लास में है तो वो अकेला परसेंटेज में बहुत अच्छे जगह पे रहेगा, कम से कम 3% तो वो कंटेन करेगा। तो 47% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन समझ जाते हैं। एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल नहीं समझ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि टीचर के टीचिंग में समस्या है। टीचर के टीचिंग मेथड में अगर समस्या होती तो कोई नहीं समझता ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको समझने में अनेबल रहते हैं। यहाँ पर बात एक स्टूडेंट की हो रही है, तो इसका मतलब है कि कामेश सभी विषयों में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में इनके साथ प्रॉब्लम है, यही निष्कर्ष निकलेगा। इस तरीके से आपको जानकारी एकत्र करनी होती है और उसके आधार पर एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। स्ट्रेटजी में खासतौर पे ध्यान रखा जाता है वैसे स्टूडेंट्स का जो किसी भी कारण से किसी खास पेपर में उनको समझ में नहीं आता है, व्यक्तिगत जो गुण है वो सारे विषयों में तो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, किसी एक जगह पर जाकर के वो कम पड़ जा रहा है या धीमा हो जा रहा है, तो उस एरिया के लिए एक अलग तरह का चयन करना पड़ता है। तभी कर पाएंगे जब आपको खुद इस चीज का नॉलेज होगा। तो
यही चीज आपको समझना ज्यादा जरूरी है। जो भी प्रश्न होगा आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।